हम एक मिडिल क्लास फैमिली हैं और मैंने जो अपनी शुरू की पढ़ाई की है वो सारी मेरिट बेस पे की है, स्कॉलरशिप बेस। टैलेंट जोन है तो यहाँ पे भी हमारी सब फ्री था, यहाँ पे रहना खाना, नमाज की टाइमिंग्स हैं फिक्स, तो आप उसके टाइम से अपने ये रूटीन बना सकते। सैफ, आप किशनगंज से बिलोंग करते हो, जैसा कि मुझे पता चला है कि आप किशनगंज के एक छोटे से गांव जिसका नाम हलाबला है ना। और मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन करा दूं, ये है मोहम्मद सैफ। इन्होंने लास्ट ईयर या इस साल आप कह सकते हो 710 मार्क्स ऑब्टेन किया नीट एग्जाम्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज नाउ ए स्टूडेंट ऑफ एम्स दिल्ली। जी, आपने सही सुना है, एम्स दिल्ली के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं। इन्होंने जो अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करी है वो किशनगंज के, जैसा कि मैंने बताया कि एक गांव में पहले इब्तदाई तालीम हासिल करी, फिर उनके बाद इनका एडमिशन किशनगंज के नवोदय विद्यालय में हुआ, मैं राइट। और इसमें इन्होंने क्लास 6 से क्लास 10 तक पढ़ाई करी आपने। फिर उसके बाद ये पटना आए, पटना में इन्होंने 12वीं पढ़ाई करी और वहां 1 साल तैयारी भी करी। उसके बाद इनका सिलेक्शन हुआ टैलेंट जोन के AMD बैच में। इन्होंने आके यहाँ लास्ट ईयर 23 to 24 इन्होंने नीट की तैयारी करी और बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से इन्होंने अपने गोल को अचीव किया। दुख इस बात का यह है कि 2 क्वेश्चन गलत हो गए। जी, आपने सही सुना, इनके मार्क्स हैं 710 आउट ऑफ 720, 710 720 में। नहीं, बहुत ही शानदार रैंक। और आपको बताइए कि एम्स में जाना एक ड्रीम होता है, एक ख्वाब होता है, जिनको इन्होंने पूरा कर दिखाया। मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इनके गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं है। जी, आपने सही सुना, इनके गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं है और इवन डिस्ट्रिक्ट में कोई एम्स अब तक नहीं आ पाए थे, और ये सीधे उस गांव से एम्स तक का सफर किया। ये बिल्कुल मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। इन्होंने जो कारनामा किया, इन्होंने जो मेहनत करी, नहीं, वो सबके लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बनेगा। और जो लोग इनके रिलेटिव है, जो इनके जानने वाले हैं, सब में एक तरह का एक उनके बच्चों में, उनमें एक तरह का आग डेवलप होगा कि अगर सैफ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो सैफ, कैसा रहा आपका सफर? नहीं, आप टैलेंट जोन के हॉस्टल से एम्स के हॉस्टल का खाना खा रहे हैं, नहीं, वहां आपको अच्छे दोस्त मिले, कैसा फील कर रहे हैं आप? एम्स में जाना सपना था एक शुरू से, मतलब हर मेडिकल का जो है उस मेडिकल स्टूडेंट का सपना होता है जो तैयारी कर रहा है कि एम्स जाना है, लेकिन मेरा सपना पूरा हुआ, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं अल्लाह का। उसके बाद अभी बहुत अच्छा है, वहाँ माहौल है, मतलब पढ़ने वाले माहौल है पूरा एकदम, और आप लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं, कॉलेज लाइफ मस्त अच्छी है। बाकी आपको कॉलेज एक्सपोजर है, आपका क्लिनिकल एक्सपोजर है, तो एक सपने की तरह है अभी एम्स मेरे लिए तो। चलिए, एक ड्रीम था जो पूरा किया सैफ ने, और मैं अब कुछ बातें करेंगे, हम लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे, थोड़ा इमोशनल बात भी करेंगे। खासकर जो आजकल हम देखा जा रहा है कि तालीमी बेदारी थोड़ी कम है। नहीं, लोग तालीम को उतनी ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे, खासकर गाँव में, चाहे वो लड़का हो, लड़कियों का तो बहुत ही माहौल वो है कि उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्पेशली जो हमारी कम्युनिटी में है, मुस्लिम्स फैमिली है, मुझे बोलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। वो अपनी लड़कियों पे और बच्चों पे को प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी तालीम को नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये इंस्पिरेशन नहीं है कि एक गांव से एक बच्चा निकल के एम्स तक का सफर पूरा करता है? सैफ, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि क्या अगर कोई बच्चा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, क्या उनको किस तरह की दुश्वारी आती है, अगर वो चाहे तो क्या इसको ओवरकम कर सकता है यहाँ तक पहुंचने में? इसके लिए मैं बहुत सही कैंडिडेट हूँ ये बोलने के लिए, क्योंकि मेरी भी फैमिली इतनी वेल टू डू नहीं है, मतलब हम एक मिडिल क्लास फैमिली हैं और मैंने जो अपनी शुरू की पढ़ाई की है वो सारी मेरिट बेस पे की है, स्कॉलरशिप बेस पे। ऐसे मैं JNV में गया, वो भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है सब। उसके बाद वहाँ से रामानी गया, वहाँ भी हमारे जो सब्सिडाइज फीस था। फिर उसके बाद यहाँ टैलेंट जोन है, तो यहाँ पे भी हमारी सब फ्री था, यहाँ पे रहना खाना। तो मतलब अगर बच्चा मेहनत करता है तो वो बिना फैमिली पे बर्डन डाले मैनेज कर सकता है वो। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में वो जोश है, वो जज्बा है, तो कोई मैटर नहीं करता कि आप
पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, गांव से बिलोंग करते हो, कहीं से बिलोंग करते हो, अगर आप में वो जज्बा है तो आप अपने मकसद तक जरूर से जरूर पहुंचेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल उन्होंने खुद बताया कि देखिए हमने सब्सिडाइज वे में ही अपने मेरिट के बेसिस पे पहले हम नवोदय गए, फिर रहमानी गए, और फिर टैलेंट जोन में जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हेल्प करी डॉक्टर्स ने या टैलेंट जोन की टीम ने, और ये अपने मकसद तक पहुंचे। एक बात और तालीम को लेके मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग तालीम को सेकेंडरी मानते हैं, नहीं, ये बहुत ही दुख की बात है। अभी का सिचुएशन ये है कि अगर आपका बच्चा तालीम याफ्ता नहीं है तो बहुत ज्यादा दुश्वारी होगी और उसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको जरूरत पड़े, मुझे बहुत दुख हो रहा है कहते हुए कि अगर आपको जरूरत पड़े आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए और आपको अपना खून बेचना पड़े, तो आप ये कर लो, क्योंकि आने वाली जनरेशन में अगर आपका बच्चा तालीम याफ्ता नहीं होगा तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा। इसीलिए तालीम की बेदारी के लिए नहीं, मैं तो छोटे छोटे गांव के लोगों को भी कहता हूं कि देखिए जनरली ये होता है, मैं साहब से भी बात करना चाहूंगा कि दो तरह के काम होते हैं। एक काम को आप कहते हो अच्छा काम, एक को कहते हो बुरा काम। बुरा काम की बात नहीं करेंगे हम। जो दूसरा अच्छा काम है, ये भी दो तरह के होते हैं, एक छोटा काम, छोटा अच्छा काम, एक बड़ा अच्छा काम। अब मान लो अगर डॉक्टर बनते हो आप और सिर्फ आप फैमिली के बारे में सोचते हो, पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स को आप वर्ल्ड टूर कराते हो, हज पे ले जाते हो, नहीं अपने भाइयों के लिए बहनों के लिए करते हो, तो ये अच्छा काम होगा लेकिन छोटा काम होगा। बड़ा काम कब होगा? जब आप अपनी फैमिली के बियॉन्ड औरों के बारे में सोचोगे, औरों का ख्याल रखोगे, उनकी तालीमी बेदारी के लिए काम करोगे, नहीं तो ये बड़ा काम कहलाएगा, बड़ा अच्छा काम कहलाएगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बड़ा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अपनी फैमिली को सर्व करेंगे ही करेंगे, वो तो आपका भाई है ही, नहीं आप पे फर्ज है। प्लस ये कि दूसरे जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनको वो सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो आप उसके लिए तैयार रहना, आप उनकी खिदमत करना। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि आप 5 सालों में डॉक्टर बन जाएंगे, उसके बाद आप अपने गांव के लिए, अपने कंट्री वालों के लिए क्या कुछ प्लान सोचो, स्पेशली जो आप जहां से बिलोंग करते हो उसके लिए कुछ आपने प्लानिंग करी है? मैंने तो अभी ये सोचा है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, अच्छा डॉक्टर, तो मैं अपने साथ साथ अपने कम्युनिटी को भी आगे बढ़ाएं, अपने देश को, अपने खासकर अपने गांव को भी, क्योंकि हमारे गांव में इतने पढ़ने का माहौल नहीं है, या पढ़ते भी हैं तो 10th 12th तक करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं पढ़ाई। तो हम कहें कि उनको सपोर्ट करें फाइनेंशियली, और ऐसे ही वहाँ रहे प्रेजेंट होके कि वो आगे पढ़ने का करें, ताकि वो भी मेरी तरह एम्स में आए, या अगर किसी और का सपना IIT में जाना है तो IIT में जाए, और बाकी अपने सपने पूरे कर सकें सबको। तो किसी ने बताया, आपके दोस्त से बात हो रही थी मेरी, उसने बताया कि सैफ का ड्रीम है कि कम से कम ये 2 लाख बच्चों को अपनी लाइफ में एजुकेट करेंगे, उनको सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे, और उनके रास्ते में तालीमी इसमें जो भी रुकावट आएंगी उनके लिए खड़े होंगे। क्या ये सच है? ये आपका मिशन है कि कम से कम 2 लाख बच्चों को आप एजुकेट करेंगे, नहीं चाहे वो अपनी कम्युनिटी को कोई भी हो, नहीं जो नीडी है उनके लिए आप ये काम करेंगे। बहुत जबरदस्त सोच है इनकी, नहीं ऐसे अगर सारे लोग सोच लें तो मुझे लगता है कि जो एजुकेशन की क्राइसिस है स्पेशली हमारी कम्युनिटी में या गरीबों में, वो ओवरकम हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है इनकी। अब आप आइए, जो नीट एस्पिरेंट है, नहीं जिनका ड्रीम है, जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नहीं आप उनके लिए बताइए, स्पेशली आप टेस्ट को कैसे टैकल करते थे? जो यहाँ टेस्ट टैलेंट जोन में एमडी बैच में टेस्ट होता था, नहीं टेस्ट को कैसे आप देखते थे, उस पर क्या क्या वर्क करते थे? यहाँ पर हम जो टेस्ट देते थे, तो हम मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब कल टेस्ट है तो आज हम सब पूरा मकअप कर रहे हैं, ये वो नहीं। मेरा कंसिस्टेंस पढ़ाई था कि मतलब हमको नीट के लिए तैयारी करना है। बाकी जो हम वो टेस्ट देते थे तो वो जितना मेरी तैयारी है उसके हिसाब से देते थे, और उसके नंबर्स को अपना प्रिपरेशन को अफेक्ट नहीं करने देते थे। कि मतलब उसमें अच्छा नंबर भी आ रहा है तो ये नहीं कि चलो सब तो आता ही है, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, ये वो करते वो करते हैं, या फिर अगर बहुत खराब आ रहा है तो उसको प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं कि एकदम अब क्या होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ये दोनों कीजिएगा तो आपका प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लो हो जाएगा, क्योंकि आप जो आप पढ़ रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर पाइएगा, आपको बार बार ये सब ख्याल आएगा। तो इसलिए टेस्ट दीजिए, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। टेस्ट नहीं दीजिएगा तो फिर आप अपना एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके मार्क्स को अपने प्रिपरेशन पे ये करने मत दीजिए। देखिए, एक बहुत ऑनेस्टी वाली बात, इन्होंने बहुत ही जबरदस्त बात बोली, बहुत ही गहरी बात बोली है। इन्होंने क्या कहा कि टेस्ट को आप अपने एनालिसिस के लिए दीजिए। अभी मैं चूंकि केमिस्ट्री प्रोफेसर हूं और एमडी बैच को मैं देख रहा हूं, नहीं तो इसमें भी अच्छी बात यह है कि जो हमारे एमडी के बच्चे हैं और बच्चे, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। जो एमडी के बच्चे हैं वो टेस्ट को
अपने असेसमेंट के लिए देखते हैं। नहीं, वो दिया मार्क्स कम आए ज्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ये देखते हैं कि हमने जो टेस्ट दिया उसमें हमने क्या सीखा और हमने क्या गलती करी। और अच्छी बात ये है कि जो ग्रुप है, जो हमारे 40 बच्चों का ग्रुप है, वो आपस में ये भी डिस्कस करते हैं कि किसने कौन गलती करी और एक दूसरे से ये भी सीखते हैं। तो सैफ का भी कहना यह है कि टेस्ट में मार्क्स कम आए ज्यादा है उससे आपको ये नहीं लेना है कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, टीचर क्या बोलेंगे, उसको अपने इफेक्ट पे नहीं आने देना, बल्कि टेस्ट को आप अपने एनालिसिस के लिए देखिए, जो भी कमी है उसको ओवरकम करने के लिए देखिए। क्या ये बिल्कुल सही है ना? जी जी। तो आप जैसे अभी का दौर चल रहा है वो एनसीईआरटी का है, और 2025 में क्या बच्चों को एनसीईआरटी पे ही फोकस करना चाहिए या कुछ बियॉन्ड कुछ और सोचना चाहिए? क्योंकि अब आए हैं इस बार पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा। हालांकि अभी पेपर बना भी नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी लोग प्रेडिक्शन करते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं, सब बोलते हैं कि इस बार का पेपर तो बहुत मुश्किल आने वाला है। नहीं, क्या इस पे क्या आपने कुछ प्रेडिक्ट किया है? देखिए मतलब है कि जैसे इस बार इतना हाई कट ऑफ जा रहा है, इतना ज़्यादा ज़्यादा बच्चे के 720 आए हैं, तो ये इस बार एनटीए के लिए थोड़ा ये है, उसके बहुत सवाल उठ रहे हैं। अच्छा। तो हमको लगता है क्वेश्चन तो बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, लेकिन जो आपका रैंकिंग क्वेश्चंस हैं, मतलब जिससे रैंक डिसाइड होगा, वो एक दो क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन आप ये सोचिए कि आप रैंकिंग क्वेश्चंस के लिए आप अपना बेसिक्स नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको नंबर लाने हैं। पहले तो आप नंबर लाइए, रैंक्स तो आएंगे, बाहर का क्वेश्चन वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी छोड़ दे रहे हैं कि बाहर के क्वेश्चन सिर्फ बाहर का पढ़ रहे हैं, तो आपका जो बेसिक्स है वो नहीं होगा क्लियर। तो आपको जो एक कट ऑफ के ऊपर आना है वो फिर पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मेनली है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, पूरा फुल एनसीईआरटी बेस्ड, और आप ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके लिए बाहर से। तो बिल्कुल आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, तीनों में आपको एनसीईआरटी पे पूरी महारत होनी चाहिए। चाहे आप 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है। एनसीईआरटी के थ्रू ही अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, कुछ और अब लेवल पे जाते हो, आगे लेवल पे जाते हो, या आपको टीचर कराता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपका बेस क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी ही होना चाहिए। अगर आप टॉप रैंक चाहते हो, आप सैफ की तरह एम जाना चाहते हो, तो ये एक अच्छी बात इन्होंने बताई। ये बताइए, आप अपने एमडी वाले बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस बार? नहीं, आप चूंकि सब लोग आपको जानते हैं, आप भी जानते हैं, उसमें कुछ आपके दोस्त भी हैं जो पिछले साल कुछ मार्क्स से रह गए, 600 प्लस में आए। क्या आप उनको मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो आपका ड्रीम पूरा करते, जो 2 क्वेश्चन आपका बच गया? इनसे उम्मीद है हमको कि मेरा ड्रीम इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा, फिर आएंगे मेरे जूनियर्स बन के एम्स दिल्ली में। तो एमडी तो यहाँ के क्रीम है, समझ लीजिए, एकदम टॉप बैचेस हैं। अच्छा है, मैंने ये भी देखते रहता हूँ मैं, उनके मार्क्स आगे भेजता है हमको। अच्छा अच्छा। तो अच्छे स्कोरिंग है, 600 प्लस आते हैं लगभग सबके। तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा तो मिलेंगे फिर। तो एमडी बैच के बारे में उन्होंने बताया कि एमडी बैच एक स्पेशल बैच है। नहीं, और देखिए इतनी अच्छी बात ही है कि एम जाने के बाद भी अपने दोस्तों से जुड़े हुए हैं, और यहाँ के जो टेस्ट रिजल्ट आता है उनको ये देखते रहते हैं कि बच्चों के किसके मार्क्स ज्यादा रहे, किसके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो ये इनका बड़कपन है, और ये हेल्प करने को तैयार है। देखिए आज मिलने आए हैं, और बीच बीच में ये आया करेंगे ताकि एमडी के बच्चों से मिले और भी बच्चों से मिले, जहां भी इनको जरूरत हो उनको मोटिवेट करे ताकि वो तालीम हासिल करे। नहीं तो मेरा भी बच्चों से कहना है कि अभी जो आपके पास 5 या 6 महीने बचे हुए हैं, उसमें आप पूरी जान लगा दीजिए। और कोई परेशानी के, एक बात और बताइए, कूल कैसे रहते हैं आप बहुत कूल रहते थे, बच्चे बताते हैं कि नहीं आप दद हरदे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही ज्यादा लेवल पे आप कूल रहते थे और अपने काम को अंजाम देते थे। क्या ऐसा स्ट्रैटेजी थी, किस तरह से आप कंट्रोल करते थे? नहीं, इसको जरा बच्चों को बताइए। देखिए बेसिकली पढ़ाई में क्या है कि आपको, अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं याद रखने के लिए, मतलब सिर्फ पढ़ रहे हैं ये कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी लॉन्ग टर्म के लिए आपको। मतलब आप शुरू से पढ़ रहे हैं, फिर आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप समझ के पढ़िए, आप समझ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। और बाकी पढ़ाई के अलावा आपको अपना लाइफ होना चाहिए। मतलब ये है कि आप पढ़ रहे हैं, ये सही अच्छा है, आपको ये करना है, लेकिन आप अगर हमेशा पढ़ते रहिएगा एकदम लगातार, तो बर्नआउट हो जाइएगा। मतलब फिर आपको बोला कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद एक फेज आ जाएगा ऐसा कि आपको कुछ पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं करना है, तो आपको पढ़ते रहना है, लेकिन साथ में दोस्तों से मिलिए, दोस्तों से बात कीजिए, कोई क्वेश्चन से पढ़ाई के बारे में दोस्तों से डिस्कशन कीजिए। मैं मतलब हमारा दोस्त है, 3 दोस्त हैं हम। एक साकिब जो भी इसमें है, एम्स पटना में, एम्स पटना में है, और एक रागिब है, वो आने वाला है एम्स में, इंशाल्लाह एम्स में आएगा। तो हम तीनों का था कि हम आपस में
सब मतलब क्वेश्चंस वगैरह जब डिस्कशन करते थे, आपस में बैठ के डिस्कशन करते थे। उसके बाद कभी-कभार हम लोग ऐसे ही बाहर जाते थे। हम जैसे हमारा हॉस्टल था 40 फुटा में, जी। अब वो शाहीन बाग के 40 फुट 40 फुटा में। तो यहाँ से हम कभी बाहर जाके कुछ खाना-वाना खा लेते थे। तो मतलब ये था कि दोस्त साथ में रहेंगे, बातचीत होते रहेगी, तो इतना ये नहीं होगा। देखो एक बहुत अच्छी बात बताई कि सिर्फ आपको पढ़ाई नहीं करना है, नहीं तो आप बर्न आउट हो जाएंगे, नहीं आपका जो ब्रेन है वो सैचुरेट कर जाएगा। इसलिए दोस्तों से बात करना भी जरूरी है, जो डिस्कशन भी करिए तो आपस में बैठ के करिए, नहीं कभी कभी आउटिंग भी जरूरी है, नहीं। और क्या आप नमाज के लिए कुछ बताना चाहेंगे? आप बच्चों को बता रहे थे जब इंटरेक्शन हो रहा था, जी। नहीं कि कैसे शेड्यूल, कैसे नमाज टू नमाज आपने कुछ बताया था, फिर से जरा एक्सप्लेन कर देंगे बच्चों को। मतलब वही ये है कि नमाज है तो नमाज का बहुत ये है कि आप नमाज पढ़ेगा तो आपका माइंड एक कूल रहेगा। ऊपर से नमाज की टाइमिंग्स हैं फिक्स, तो आप उसके टाइम से अपने ये रूटीन बना सकते हैं। जैसे कि हम बचपन में होता था ना, जैसे हम 10th में बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, हम लोग आदत है हम लोग रूटीन्स बनाने का, लेकिन फॉलो नहीं होता है। लेकिन नमाज के साथ रूटीन बनाएगा तो आपका ये है कि नमाज पढ़ना है, आपको एक माइंड में रहेगा, तो उसके हिसाब से रूटीन बनाएगा तो आपको जैसे कि फजर से जोहर तक आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, ये पढ़ना है, तो इससे एक चेक में रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, और कंप्लीट रहेगा वो। तो देखिए इनका कहने का मतलब ये है कि आप जो शेड्यूल बनाओ वो नमाज टू नमाज बनाओ। जैसे फजर से जोहर के बीच आपको क्या करना है उसकी प्लानिंग कर लो, नहीं फिर आप नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद खाना खाओ, थोड़ा पॉज लो, और फिर असर तक की पढ़ाई करो, फिर मगरिब और इशा की नमाज टू नमाज अपने इसको शेड्यूल को क्लॉक करिए। नहीं ऐसा नहीं कि हमें 2 घंटे पढ़ने हैं या 8 बजे से 10 बजे पढ़ना है और 4 बजे से 6 बजे पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपने प्लान कर लिया कि कल हमें 8 से 10 पढ़ना है, नहीं, और आप किसी वजह से सोए रह गए, 9 बजे उठे, तो वो तो फिर आपको आपके ब्रेन को ना वो इरिटेट कर देगा कि देखो हम नहीं उठ पाए, फिर रिग्रेट सा होगा, फिर वो नेगेटिव हार्मोन्स सिक्रीट होगा। तो आप अगर अपने शेड्यूल को नमाज टू नमाज रखिए कि हम अब चाहे जितने बजे उठते हैं, आपने प्लान कर लिया कि जोहर से पहले हमें ये काम करना है, तो आप उसे पूरा कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें आपको हेल्प भी मिलेगी ऊपर वाले की, है कि नहीं? उनकी हेल्प तो बहुत जरूरी है। तो और कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को जो एस्पायरेंट है सभी के लिए? उनके लिए है कि ये बुक्स पढ़िएगा, मतलब कि आप जो थ्योरी पढ़ते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है वो समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी बेस्ड ही कीजिए, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जो भी पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस बनाइए, तो उससे है कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं आते हैं उससे पता चल जाएगा। देखिए एक बात इन्होंने बताई कि आपको पढ़ना है, जिसे क्लास में पढ़ाया जाता है वो पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, और उसको अप्लाई करने के लिए कैसे उसके एप्लीकेशन को गेन करते हैं उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर चैप्टर में, ठीक है। शॉर्ट नोट का बड़ा चर्चा चलता है, शॉर्ट नोट के बारे में कुछ साहब बताओगे आप? क्या बच्चों को शॉर्ट नोट बनाना चाहिए, और बनाए तो किस तरह के कंटेंट को शॉर्ट नोट में डालना चाहिए? देखिए शॉर्ट नोट्स होता है कि मतलब रिवीजन के लिए होता है वो, मतलब आप जो पूरा बुक पढ़े उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था उसका नोट्स बना लिए। हमको आदत नहीं था नोट्स वगैरह बनाने का, तो इसलिए हम क्या करते थे, उसको कंपनसेट करने के लिए क्वेश्चंस बनाते थे। जैसे कि आप हम माने कि आप कोई चैप्टर पढ़े, उसके क्वेश्चंस बनाएंगे, तो क्वेश्चंस क्या होंगे कि उसी के नोट्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके क्वेश्चंस रहेंगे, तो मेरा रिवीजन हो जाएगा। और बाकी अगर कभी ऐसी प्रैक्टिस करना होता था तो दोस्तों के नोट्स थे उनसे पढ़ते थे हम। ये नोट्स नहीं बनाते थे आप? हम खुद नोट्स नहीं बनाए थे। देखो इन्होंने खुद नोट्स नहीं बनाया, लेकिन इनकी अपनी एक टेक्निक थी कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट रिकॉल रिवाइज हो जाया करेगा। तो ये भी बहुत शानदार है, नहीं तो मैं आपको लास्टली ये बताना चाहूंगा कि ये सैफ हैं जिनके मार्क्स 7-10 आए, नहीं बहुत ही अच्छा रैंक, और दिल्ली में ये स्टडी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत ही होनहार बच्चा है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं ये, और बहुत कूल रहते हैं। इनके दोस्त बहुत इनकी बहुत तारीफ करते हैं कि बहुत ही इम्प्रेसिव सैफ था, नहीं एक मिसाल के तौर पे एक ये पेश हुए हैं, लोगों के सामने आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब लोग इनके लिए दुआएं करें, और इनका जो मिशन है, इनका जो ये है कि हम बहुत सारे बच्चों को एजुकेट करेंगे या अपने गांव वालों के लिए काम करेंगे, ये सब ये पूरा कर पाए, आप लोग इसके लिए दुआ करें। तो बहुत शुक्रिया सैफ, हम लोग भी दुआ करते हैं आप तरक्की करो, ठीक है, शुक्रिया।